हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे हैबिटेट और नीस या नीच के बारे में। ठीक है, ये भी मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि नीस बोलना है कि नीच बोलना है। ओके, तो हैबिटेट हैबिटेट होता क्या है? हैबिटेट जो होता है वो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे फ्लोरा या फौना या ये मैं कहूँ प्लांट या एनिमल वहाँ पे निवास करते हैं। तो हैबिटेट को हिंदी में वास स्थान बोलते हैं। यह वह जगह होती है, वह स्थान होता है जहाँ पे फ्लोरा या फौना या प्लांट या एनिमल अपना निवास स्थान बनाते हैं, उसको हैबिटेट कहते हैं। तो हैबिटेट में होगा क्या? इट इज द नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, यूटिलाइजेज द रिसोर्सेज ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जो उसके आसपास का जो वातावरण होता है, वहाँ पे जो भी संसाधन होते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करता है। ठीक है, तो हैबिटेट वह वास स्थान होता है जहाँ पे प्लांट या एनिमल निवास करते हैं और वहाँ के जो संसाधन होते हैं उनका अपने जीवन निर्वाह के लिए उपयोग करते हैं। तो वह जो जगह होती है उसी को हम लोग हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट का क्लासिफिकेशन जो है वो रहने के स्थान पे हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब जैसे ये आप लोग ये देख सकते हो, ये है भूभाग, ठीक है, लैंड है। हाँ, यहाँ पे अगर कोई प्लांट हो चाहे एनिमल, जैसे यहाँ पे आप प्लांट भी देख सकते हो और ये यहाँ पे सीप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है एक नेचुरल इन्वायरमेंट है जहाँ पे ये रह रहा है। और रह कैसे पा रहा है? रह ऐसे पा रहा है कि जो इसके जीने के लिए जो आवश्यक जो बेसिक नीड्स हैं वो इसको स्थल भाग या ये टेरेस्ट्रियल ये जो बॉडी है वहां से उसको प्राप्त है। तो जीवन निर्वाह के लिए वो जो भी दशाएं हैं वो यहाँ पे इसकी मौजूद हैं। तो यह इसका हैबिटेट कहलाएगा। ठीक है, वास स्थान। तो ये क्या है? स्थल भाग है, तो ये इसका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होगा। अब दूसरा एग्जांपल एक्वेटिक हैबिटेट का लें। जैसे कोई मछली है, मछली को आप जमीन पे या भूमि पे तो उसका वास स्थान हो नहीं सकता, क्योंकि मछली जो है वो पानी में ही रहना है। तो उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वह है वाटर। हाँ, ये हो सकता है कि ये वाटर मेरीन वाटर है, मतलब समुद्री जल है, या खारी जल जल में उसका वास स्थान है कि फ्रेश वाटर में। जैसे ब्लू व्हेल है, वो क्या है? वो मेरीन है। ठीक है, मेरीन एक्वेटिक एनिमल है, तो वो समुद्र में ही पाया जाना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्या ये पॉसिबल है कि आप मछली को आप भूमि पर या स्थल भाग में उसका निवास स्थान बना दीजिए, वो रह ले? असंभव है, उसको पानी चाहिए। क्यों? मछली जल की रानी है, ठीक, जीवन उसका पानी है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो एक्वेटिक लाइफ है, जो एक्वेटिक एनिमल है, उनको जीने के लिए जल है, उनका वास स्थान जो है वो जल ही होगा। ठीक है, तो उनको बोलेंगे हम उनका एक्वेटिक हैबिटेट। तो ये तो रहने के स्थान को हम हैबिटेट जान लिए। ठीक है, अब इसके हम लोग बात करेंगे। जैसे मैंने बोला कि नीच बोलेंगे कि नीच बोलेंगे। देखिए, जो मोस्ट एक्सपेक्टेबल जो प्रोनाउंसिएशन है इसका, वो है नीच। ठीक, कुछ लोग नीच भी बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? नीच बोलेंगे। ठीक है, तो नीच है क्या? नीच फंक्शनल पोजीशन एंड रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स इन्वायरमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं नीच। अब देखिए, वास स्थान तो रहने वाली जगह हो गई, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए या जीने के लिए जो भी फ्लोरा या फौना है, प्लांट या एनिमल है, ठीक है, वो क्या करेगा? एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा भोजन प्राप्ति के लिए। तो ये जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन भी किस तरीके के हुआ वो देखते हैं। या तो इंटरेक्शन कंपटीशन के फॉर्म में हो फूड के लिए, या प्रीडेटर या प्रे रिलेशनशिप हो। तो कोई भी स्पीसीज जो है उसका अपने इन्वायरमेंट में जो फंक्शनल रोल या ऑक्यूपेशनल रोल होता है वह उसका निश कहलाता है। तो इकोलॉजिकल निश होती क्या है? इट रिफर्स टू द फंक्शनल रोल और ऑक्यूपेशन ऑफ अ स्पीसीज इन इट्स हैबिटेट, उसके वास स्थान में, एंड द इंट्रैक्शंस इट हैज विद अदर स्पीसीज। तो जीवन निर्वाह के लिए इसका दूसरे स्पीसीज के साथ उसके उस हैबिटेट में जो इंट्रैक्शन होता है, जो आंतरिक क्रिया होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल नीच। तो या तो ये कंपटीशन होगा, ठीक, या प्रीडेटर या प्रे रिलेशनशिप होगा, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप होगा। ठीक है,
तो हमें जो कीवर्ड्स याद रखना है नीच में, वो याद रखना है फंक्शनल पोजीशन, ठीक, या ऑक्यूपेशन ऑफ अ स्पीसीज। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? देखिए, जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक, जो अपना भोजन सनलाइट की प्रेजेंस में, किसमें, यहाँ पे देखिए, सनलाइट की प्रेजेंस में अपने भोजन का निर्माण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा स्वयं बनाते, उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप। इसको हिंदी में बोलेंगे स्वयंपोषी। तो ऑटोट्रॉप में स्पेशली ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं। अब होता क्या है कि इन ऑटोट्रॉप को, ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, इनको खाने वाले जो होते हैं उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। तो यहाँ पे आप गाय, भेड़, बकरी आप लोग देख रहे हो, ठीक है, तो ये आते हैं हर्बीवोर्स में। ठीक है, किसमें? हर्बीवोर्स में। इसके साथ अब इनको खाने वाले ये जो कहलाएंगे, ये कॉर्निवोर्स कहलाएंगे। अब कुछ ऐसे होते हैं जो इनको भी निपटा दें, मतलब खा लें, इनको भी खा लें और इनको भी खा लें। जो इन तीनों को खाने की क्षमता रखते हैं, इन तीनों को, उनको बोलते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स, ठीक है, जो तीनों को खाएं, इनको सर्वाहारी ओमनीवोर्स बोलते हैं। अब एक चीज यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स और ओमनीवोर्स, इन तीनों को कलेक्टिव रूप में हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। तो एक बार फिर से देखते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। ठीक है, वो हो गए ऑटोट्रॉप्स। अब इन ऑटोट्रॉप्स, या ये कहें कि ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, इनको खाने वाले जो एनिमल होते हैं, इनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स या शाकाहारी। इन शाकाहारी या हर्बीवोर्स को जो खाते हैं, उनको हम बोलते हैं मांसाहारी या कॉर्निवोर्स। जो इन तीनों को खाते हैं, कॉर्निवोर्स को, हर्बीवोर्स को या ऑटोट्रॉप्स को, उनको हम लोग बोलते हैं ओमनीवोर्स। नेक्स्ट एक टर्म यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे कि कीमोसिंथेसिस का क्या कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक, जिससे आप लोग इसको देख सके। ठीक, कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस वह प्रोसेस है, ध्यान दीजिए, कीमोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसके तहत होना क्या है, जिसके तहत केमिकल एनर्जी इज यूज्ड बाय कीमो ऑटोट्रॉप्स टू सिंथेसाइज्ड फूड। अब यहाँ पे आ गया टर्म कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। यहाँ पे तो हमने ऑटोट्रॉप को डील किया, ठीक है, ऑटोट्रॉप को डील किया। अब कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, और खास तौर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, कुछ बैक्टीरिया, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग, आयरन बैक्टीरिया, ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं कीमो ऑटोट्रॉप को। ये क्या करते हैं? जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, ध्यान देना, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, उसके केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्राप्त होती है, उससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, अपना जो है वो जीवन काटते हैं। तो यहाँ पे क्या रखना है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल याद रखिए, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, या मीथेन बैक्टीरिया, या मिथेनोकॉकस आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आएंगे कीमो ऑटोट्रॉप में। अब ये जो पूरा जो आप जो सिस्टम देख रहे हो, इसको हम एक एनर्जी पिरामिड से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एनर्जी पिरामिड यहाँ पे बना रहा हूँ। इस तरीके से कुछ बना लेते हैं हम लोग एनर्जी पिरामिड। इस एनर्जी पिरामिड के बेस से लेके हाइट पे कौन कौन रहेगा, उसको हमने देख लिया। देखिए, इसके बेस पे रहेंगे ऑटोट्रॉप, ठीक है, ऑटोट्रॉप। इसके बाद इन ऑटोट्रॉप्स या ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले क्या होंगे? हर्बीवोर्स। अब इनको खाने वाले क्या कहलाते हैं? कॉर्निवोर्स। हम लोग देख भी चुके हैं, जैसे ये टाइगर आपको यहाँ पे मैंने मेंशन किया था। और इन सबको खाने वाले को क्या बोलते हैं? ओमनीवोर्स। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए,
ऑटोट्रॉफ में होगा क्या कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके थ्रू जो एनर्जी है इन ऑटोट्रॉफ में आएगी ग्रीन प्लांट्स में। अब इन ग्रीन प्लांट्स को जो खाने वाले हर्बीवोर्स हैं, अब ये एनर्जी इन हर्बीवोर्स में जाएगी। अब इन हर्बीवोर्स को जो खाने वाले हैं कॉर्निवोर्स, अब ये एनर्जी ट्रांसफर कॉर्निवोर्स में होगी। अब इन सबको जो खाते हैं, जैसे कॉर्निवोर्स को खाने वाले, हर्बीवोर्स को खाने वाले या ऑटोट्रॉफ्स को खाने वाले, उनको हम ओमनीवोर्स बोलते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लिया कि सन से जो एनर्जी थी वो 1000 कैलोरी, कितना 1000 किलो कैलोरी ऑटोट्रॉफ में आई, कितना 1000 किलो कैलोरी। अब इसका केवल और केवल 10% जी हर्बीवोर्स में जाएगा, तो 1000 का 10% कितना होगा, ये होगा 100 किलो कैलोरी। अब इन हर्बीवोर्स को जो कॉर्निवोर्स खाएंगे वो केवल और केवल 10% इसका ट्रांसफर होगा, तो 100 का 10% कितना होगा, ये होगा 10 किलो कैलोरी। अब नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं ओमनीवर्स। अब इन ओमनीवर्स में भी जो ट्रांसफर होगा वो भी केवल और केवल 10% ही होगा, तो 10 किलो कैलोरी का 10% क्या हो गया, 1 किलो कैलोरी। ये एक जनरल मैंने पिक्चर दिया, ठीक है, एक समझने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, या ये मैं कहूँ हर एक पोषक स्तर पे जो एनर्जी का ट्रांसफर है केवल और केवल 10% हो रहा है। कितना हो रहा है, 10%, ठीक है, 10%। इसी वजह से इस रूल को हम लोग बोलते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। क्या बोलेंगे, 10% लॉ, ठीक है। और ये जो 10% लॉ है इसको दिया था, इसको देने वाले शख्स का नाम था रिडमैन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया था लिंडमैन द्वारा, 10% लॉ 1942 में। कब, 1942 में, और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अच्छा, एक चीज तो आप सबको पता होगा कि जो जीवन का एक जो सत्य, या ये कहें कि प्रकृति का एक जो सत्य है वो है कि जो जन्म लेता है वो मरता है। तो ये जो ऑटोट्रॉफ है इनका भी डेथ एंड डिके होना है, ठीक है। इन हर्बीवोर्स का भी क्या होना है, डेथ एंड डिके होना है, ठीक, क्षय, अपघटन, या ये कहें मृत्यु होना है। इन कॉर्निवोर्स का भी डेथ एंड डिके होना है, और इन ओमनीवोर्स का भी डेथ एंड डिके होना है। तो इस क्षय और मृत्यु के बाद इन सबको जो है कहाँ पे मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, ठीक है, मिट्टी में मिल जाना है। तो इस कंडीशन में होना क्या है, इस कंडीशन में होना ये क्या है कि ये जो सारे हैं वो मिनरल के फॉर्म में आ जाते हैं। सॉइल में किस में आ जाएंगे, मिनरल के फॉर्म में। तो या ये कहे कि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये जो मिनरल्स है इनके फॉर्म में आ जाना है। अब ये जो मिनरल्स हैं फिर इनका यूज कौन करेंगे, प्लांट्स करेंगे, ठीक है। अब ये मिनरल्स जब प्लांट्स यूज करेंगे तो ये मिनरल्स प्लांट में आए, फिर ये प्लांट से इनको खाने वाले जो हर्बीवोर्स थे उनमें जाएगा, फिर इन हर्बीवोर्स को जो खाने वाले थे कॉर्निवोर्स उनमें जाएगा, और इन सबको जो खाने वाले थे ओमनीवोर्स इनमें जाएगा। इसका मतलब ये चक्र देखा आप लोगों ने, ये पूरा चक्र एक दिखाई पड़ रहा है, यही है एक न्यूट्रिएंट साइकिल। तो जिस तरीके से पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इकोसिस्टम होता है वो न्यूट्रिएंट साइकिल से, किसे, न्यूट्रिएंट साइकिल से, न्यूट्रिएंट साइकिल से लिंक्ड होता है। तो यहां पे वो बात आ गई कि यहां पे न्यूट्रिएंट साइकिल से लिंक्ड है। और दूसरा हम लोगों ने जो पॉइंट उसमें ऐड किया था वो था एनर्जी, एनर्जी साइकिल या एनर्जी फ्लो। अब मैं एनर्जी फ्लो भी समझा देता हूं। यहां पे देखो, सन की जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, वो क्या है, सन है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि लाइट एनर्जी द इनिशियल एनर्जी सोर्स ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक। यही जो सनलाइट की जो एनर्जी है वो इन ग्रीन प्लांट्स में आया, ठीक। अब दूसरा कलर हम इस्तेमाल करते हैं, इन ग्रीन प्लांट्स में आया।
अब इन ग्रीन प्लांट्स एनर्जी हर्बीवोर्स में गया, इन हर्बीवोर्स से जो कॉर्निवोर्स में गया, कॉर्निवोर्स से जो ओमनिवोर्स में गया। बात क्लियर? तो अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? क्या थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन दोनों को हमें समझना है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो थोड़ा सा समझिए आप लोग। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। ये पहला है। ना तो आप ऊर्जा को क्रिएट कर सकते हैं, ना तो निर्माण कर सकते हैं, ना तो उसका विनाश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसका जो है रूपांतरण किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में इसको चेंज किया जा सकता है। तो ये देखो, जो सन में जो एनर्जी है वो है लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है। अब पौधों ने क्या किया? पौधों ने फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। किसमें? केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। अब केमिकल एनर्जी जो है, अगर कोई हर्बीवोर से या कॉर्निवोर से, वो क्या करता है? अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को या अपनी लाइफ को मेंटेन के लिए उसका जो खर्च करता है मैकेनिकल में कर सकता है। तो यहाँ पे वहाँ तक अगर नहीं भी जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे एनर्जी का रूपांतरण हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती है। समझ रहे हैं? अगर मान लें कि किसी को जो है 100 कैलोरी की ऊर्जा दी गई, तो पूरा 100 का 100 जो है वो वर्क में चेंज नहीं कर पाएगा, खुद उसको ऑपरेट होने में कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। ये होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे 1000 किलो कैलोरी से हम लोग ने ऑटोट्रॉप से स्टार्ट किया था, लेकिन इस ऑटोट्रॉप से जो सेकेंड लेवल पे जो पोषक स्तर है हर्बीवोर्स, वहां पे कितने पहुंची? 100 किलो कैलोरी ही पहुंची थी। फिर नेक्स्ट में ये मात्र 10 कैलोरी पहुंची, केवल उसका 10%। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या? केवल 1 किलो कैलोरी पहुंची, उसका 10%। इसका मतलब इनका 90% खुद को ऑपरेट में या इन्वायरमेंट में एनर्जी का क्षय हो जा रहा है। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, सेलुलर लेवल की बात करें, तो एक सेल या पूरी बॉडी भी एक मशीन की तरीके से ही काम करती है, ठीक है। एक मशीन की तरीके से ही काम करती है। तो इसको भी जितना आप एनर्जी देंगे उस पूरी एनर्जी को वर्क में नहीं कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी देख रहे हैं। तो इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे तंत्र में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रूल भी फॉलो होते हुए देखा, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का भी रूल हमने फॉलो होते हुए देखा। तो ये हमारा जो है ओवरऑल इस स्लाइड के ऊपर डिस्कशन था। आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। जो गलतियां हुई होंगी, ठीक, उसको आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए, जिसको हम आगे चल के इम्प्रूव करेंगे, ठीक। थोड़ी सी राइटिंग बेकार है, ठीक, काम चला लीजिए। थैंक यू।